ड्रामा करोगे, मतलब ड्रामा मतलब ऐसा हो गया कि उनके पैर तले जमीन खिसक गई कि लड़का घर का नाटक नौटंकी करेगा। लेकिन जब जनता ने आपको प्यार और परवाज मिली वो छिछोरे से, छिछोरे के बेवड़े किरदार से। पहले मेरा उसमें बेवड़े के रोल के लिए मेरा बड़ा लंबा टाइम गया, मैं उसमें सिलेक्ट नहीं हो पा रहा था। सुशांत सिंह राजपूत के साथ कैसा अनुभव रहा? मुझे जो पर्सनली फील हुआ कि वो बंदा बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत इंटेलिजेंट है। आजकल एक मुद्दा बहुत गर्म है, वो है नेपोटिज्म। आपका इस पर क्या कहना है और इस पर जो चल रही बहस कितनी सही गलत है? नेपोटिज्म, मेरा जो पर्सनल मानना है, नेपोटिज्म हर जगह है। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। नजरों में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो। तुम एक लहर के जैसे दरिया में बहना सीखो। हर एक पल से मिलो तुम, खोले अपनी बाहें। हर एक पल एक नया समा देखे ये निगाहें। जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो। नमस्कार, मैं हूं रिदम दत्ता और आप सबका स्वागत है रिदम ऑफ लाइफ में। और जावेद अख्तर साहब की ये नज्म हमारे आज के खास कलाकार के लिए है, क्योंकि उनकी जीवन शैली कुछ ऐसी रही है और उनका नाम है अभिनेता सहर्ष कुमार शुक्ला। तो सहर्ष, आपका बहुत बहुत स्वागत है रिदम ऑफ लाइफ में। जावेद साहब की ये जो नज्म है, हाँ, इतनी हैरानियां बेताबियां के बारे में जिक्र हो रहा है, आप अपने जीवन में कैसे जोड़ते हैं? मैं जहाँ भी हूँ, जिसकी स्थिति में हूँ अभी, उसके लिए मैं अपने काम के प्रति अपने प्यार को जिम्मेदार ठहराता हूँ। मैं ये भी मानता हूँ कि आदमी को जो भी अपना काम करे, काम से मोहब्बत बहुत ज़रूरी है। काम से में मोहब्बत नहीं है तो मुझे लगता है काम छोड़ देना चाहिए, और अगर काम को करना ही है तो काम के प्रति मोहब्बत पैदा करना बहुत ज़रूरी है। क्या आपकी जिंदगी का पहला मकसद आईएएस ही था या रंगमंच था आपका पहला प्यार? सिंपल गांव में मैं जैसे बच्चे पैदा होते हैं वैसे ही हुआ हूँ, और वैसे ही एजुकेशन मेरी हुई है। घर में पढ़ाई का माहौल अच्छा था, तो मुझे याद है सिंपल, मैं जब हाई स्कूल पास आउट हुआ, हाई स्कूल जब मैंने पास किया, तो हाई स्कूल पास होने के बाद उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम हो सकते हैं, मैंने सोचा मैं वहां पे कहीं पे सेलेक्ट हो जाऊं। फिर मैंने सोचा कि मैं बीए करूंगा। बीए करने के बाद मैंने सोचा कि बीए करने के बाद इसमें से सर्वोच्च एग्जाम में कौन सा दे सकता हूं। तो मुझे पता चला कि मैं सिविल एग्जाम दे सकता हूँ, मैं आईएएस का परीक्षा दे सकता हूँ। तो मैंने सोचा मैं आईएएस की परीक्षा दूँ। तो धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि एक आईएएस बनने के लिए जितना स्टडी की ज़रूरत है, जितनी पढ़ाई की ज़रूरत है, वो उन सब्जेक्टों में मेरा मन उतना नहीं लग रहा था। जो सब्जेक्ट्स मैंने लिए थे आईएएस की तैयारी के लिए, उसमें मेरा उतना मन नहीं लग रहा था। मेरा मन कहीं और ही कुछ जगहों पर ज़्यादा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं इस तरह तो आईएएस नहीं बन सकता, मुझे सोचना पड़ेगा। लगभग 2 साल के लंबे स्ट्रगल के बाद मैं रंगमंच में आया हूँ। मैं कहीं भटक रहा था, दरअसल अपने इंटरेस्ट, मैं अपनी खोज को लेकर कहीं भटक रहा था। मैं अपने रुचि की चीजें ढूंढने में कहीं भटक रहा था, और ये भटकाव मेरा 2 साल चला। मैं लगभग इस तरीके के सवाल मेरे मन में आने लगे कि मैं अगर आईएएस बन भी गया, काफी मेहनत करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद, और उसके बाद नेचर ऑफ वर्क में मेरा इंटरेस्ट नहीं, तो शायद वो अच्छा नहीं रहे। मैं 2 साल ये खोज रहा था कि मेरी रुचि कहाँ पे। भाई, पढ़ाई लिखाई का जितना शौक आपको रहा है, और आपका एक, जितनी मुझे याद है, एक किस्सा है जहाँ पे किसी किताब का किस्सा कहते हैं, हाँ, वो किस्सा क्या था? तो मुझे ये बुक्स पे बड़ा विश्वास था। तो हजरतगंज में एक यूनिवर्सल बुक शॉप था, मैं वहां पे गया। मुझे याद है रात की ही बात थी, मैं वहां गया। मैंने कहा कि मुझे कोई ऐसी किताब चाहिए जिसमें
इसका नॉलेज हो कि एक्टर कैसे बना जाए। तो मुझे याद है कि उन्होंने मुझे एक किताब दी थी, सैप पब्लिकेशन, ऑल इंडिया डायरेक्टरी म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स करके बुक। वो किताब मैंने ली और मुझे याद है मैंने उसी वक्त यूनिवर्सल बुक स्टॉल के सामने बैठ के पूरी किताब मैंने खत्म कर डाली। पूरी किताब वहीं पे बैठ के, जब तक खत्म नहीं हुई मैं पढ़ रहा था। और उस किताब में ही मुझे सारे जानकारी मिली, जितना भी इंडिया और अब्रॉड के जितने भी फाइन आर्ट्स के स्कूल, उनकी जानकारी मुझे उसी बुक्स में मिली। तो उस किताब से मुझे पता चला कि दिल्ली में कोई राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है जहाँ पे इस तरह एडमिशन हो रहा है, पूना में कोई पूना फिल्म इंस्टीट्यूट है, भारतीय नाट्य अकेडमी है। वो किताब मैंने वहीं खत्म की। मेरे अंदर बस इतना था कि मैं सीखना चाहता हूँ और मुझे आता कुछ नहीं था अपने से। तो वो बिल्कुल ऐसे बच्चे को एडमिशन नहीं देना चाह रहे थे जिसको कुछ ना आता हो, और मैं उसी कैटेगरी में था कि जिसको कुछ नहीं आता है। जब हम जवान रहते हैं और जवानी बड़ी जिंदा दिली जोश से भरी होती है, दिशाहीन भी होती है, तो इसका बैलेंस बनाना कैसे चाहिए? हालांकि एक जवान बच्चे के लिए, लड़के लड़की के लिए ये सोचना कहना आसान नहीं है, अगर ऐसी कोई शिक्षा आप देना चाहें। बैलेंस मुझे लगता है इसी तरह बना सकते हैं कि अपने परिवार से जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। परिवार की जो डोर है उसको हाथ में थामे रहना बहुत जरूरी है, वो आपको सही गाइडेंस देगी। मुझे लगता है कि मैं अकेले पढ़ता था बाहर, मैं अगर थोड़ा बहुत भी अकेले बच पाया, हाँ, भटकाव नहीं हुए, बच गया, मैं सही से काम कर पाया, तो उसमें मेरा बहुत बड़ा योगदान मेरी ज्वाइंट फैमिली का था, परिवार का था। क्योंकि वो उनसे लगातार टच में रहना और वो जैसा बता रहे हैं वो करना। लेकिन इसमें ये बहुत जरूरी बात है कि फेथ करो आप अपने फैमिली पर। ये ऐसा दौर भी होता है ना भाई, यहाँ मित्र कम लगते हैं, बैरी ज्यादा लगते हैं माँ बाप। ये वो उम्र होती है जिसमें आपका परिवार जो है, आपकी फैमिली बैरी लगता है। लेकिन यही वो वक्त होता है, बच्चे को यही समझना है कि ये बैरी नहीं है। जो वो समझाएं आंख बंद करके ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए। आप उस दौर से भी हैं, हाँ, कि जहाँ माँ बाप चाहते थे कि डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, जैसा हम बात करते आ रहे हैं, और आप चाहते हैं एक्टिंग करना। तो बहुत लोग कहते हैं लड़कियों के लिए टफ था, मेरा ये मानना लड़के लड़की दोनों के लिए आसान नहीं था। घर में पढ़ाई का ही माहौल था, इस तरीके का कोई ड्रामा, नाटक, इन सब चीजों का कोई माहौल था नहीं। तो जब पहली बार घर में पता चला कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, तो झटके लगे, फैमिली को बहुत झटका लगा। मेरे पिता ने मुझसे ये भी बात बोली कि तुम अभी पहले हाई स्कूल के बाद ये करना चाह रहे थे, अभी डॉक्टर बनना चाह रहे थे, इंजीनियर, अभी आईएएस बनना चाह रहे थे, अभी तुम ड्रामा करोगे। मतलब ड्रामा मतलब ऐसा हो गया कि उनके पैर तले जमीन खिसक गई कि लड़का घर का नाटक नौटंकी करेगा, लिख के माध्यम से, लिखने के पत्र लिखा वो लिखा मैंने, मतलब सामने नहीं गए, पत्र लिख कर। मतलब मैं उतना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। तो एक बार शायद उन्होंने मुझसे बोला कि अपने मन की बातें मुझे लिख के दो। क्या बात, लिख के दो। अगर ये हमारे दर्शकों के लिए भी एक बड़ी अच्छी चीज है कि कई बार आप इस तरह का इजहार माँ बाप से कर सकते। ये कठिन था मेरे लिए एक्सप्रेस करना कि मुझे एक्टर बनना है, और ये परिवार को एक्सेप्ट नहीं था कि मैं अभिनेता बनूं। तो मेरे पिता ने मुझसे बोला कि मन की क्या बात है, अगर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, लिख के दो, मुझे लिख के दो। तो मैंने लिख के दिया था। तो अल्टीमेटली परिवार को जब मेरी मन की ये बात पता चली, मेरे पूरे परिवार को, तो परिवार के लगभग हर सदस्य ने यही बात बोली कि ठीक है जाओ, हम तो ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, हम मिडिल क्लास फैमिली के हैं, तो ऐसी चीज सोच रहे हो जो हमारे हाथ में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। लेकिन हम एक ही बात बोलेंगे कि जाओ और मन से काम करना, वापस मत आना, ये मत बोल देना कि मैं हार गया या निराश हो गया। बार बार बहुत सारे लक्ष्य की तरफ मत जाइए, सोच समझ के एक लक्ष्य आप फाइनल कीजिए, उसके बाद लगिए उसमें भी तकलीफें आएंगी, परेशानी आएंगी, दिक्कतें आएंगी, डिप्रेशन होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, हताशा आएगी, निराशा आएगी, सब कुछ होगा। लेकिन एक जो लक्ष्य आपने पकड़ लिया, फिर उसमें लगे रहिए। बहुत सारी चीजें
एक साथ मत करिए। कबीर का वो मैं दोहा आज भी मैं फॉलो करता हूँ, एक के साथ ही सब साथ सब जाए। यानी एक चीज को अगर आप साधते हो तो सारी चीजें अपने आप सध जाती है। हर जगह लोगों वो सारी चीजें साधने के चक्कर में एक भी चीज नहीं सकती। जैसे आपने कहा कि भारतीय हिंदी नाट्य अकादमी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, FTI, आपके सामने ये 3 जगहें थी, तो FTI क्यों चुना आपने? FTI मैंने इसलिए चुना कि एक दौर था मैं जब बहुत भटक रहा था, थिएटर में, रंगमंच में, सब जगह कहीं ना कहीं एक्टर ही बनना चाह रहा था। मैं घूमते घूमते राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय पहुंच गया। मैं वहां टहल रहा था, वहां की लाइब्रेरी वगैरह अच्छा लगता था, वहां के बुक शेल्फ जाना, लाइब्रेरी। तो मेरी मुलाकात वहां देवेंद्र राज अंकुर जी से हो गई। वो पार्क में टहल रहे थे, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के ही अंदर का परिसर था। तो मैं उनसे मिला, मैंने उनके पैर वैर छुए और अपनी सब बातें बताई। तो उनका एक सवाल था, उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि तुम एक्टर तो बनना चाहते हो, बात समझ में आ गई, कहाँ एक्टर बनना चाहते हो, किस मीडियम में काम करना चाहते हो, ये बताओ। फिल्म, थिएटर, टेलीविजन। तो मैंने कहा कि सर मन तो फिल्मों में ही लगता है। तो उन्होंने मुझे सलाह दी थी कि मैं तुम्हें ये सलाह दूंगा कि अगर तुम्हारा फिल्मों में ही रुचि है, फिल्म में इंटरेस्ट है, तो फिल्म इंस्टीट्यूट जाओ, वहां पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक्टर बनना चाहते हो ये बात समझ में आ रही है, लेकिन किस मीडियम में तुम्हारा काम करने का मन है वो मुझे पता होना चाहिए। मैंने कहा सर फिल्मों में ही मेरा मन लगेगा। तो बोले पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टिंग का कोर्स शुरू हो चुका है, 26 साल बाद वहां फिर से कोर्स शुरू हुआ। जी। तो बोले वहां जाओ। मेरा 2005 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था वहां, FTI में। मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था, रिटन एग्जामिनेशन हुआ, इंटरव्यू पहुंचा, उसके बाद नहीं हुआ। और इसका मेरे ब्रेन में बुरा असर पड़ा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं गहरे डिप्रेशन में गया, मेरी तबीयत खराब। 2006 में रेस्ट पे था, गांव में रेस्ट में था, क्योंकि मैं स्ट्रेस में था। इस फील्ड से नफरत हो गई थी, यहाँ तक कि अगर कुछ म्यूजिक भी बजता था मेरे कानों में तो मैं बंद करवा देता था। टीवी मेरे सामने, टीवी नहीं चलना चाहिए, म्यूजिक नहीं बजना चाहिए। अखबार में अगर फिल्म के पेजेस आ जाएं तो मुझे वहां उलझन होती थी। मतलब मैं इस फिल्म के माध्यम से, ड्रामा के माध्यम से बुरी तरीके से वो हो गया, मतलब नफरत बुरी तरीके से हो गई। मेरा फिर से FTI में मन हुआ कि मैं एक बार फिर से पढ़ाई करूं। तो मेरे बड़े चाचा ने मुझसे बोला, अरे वहां कहाँ जाओगे, FTI में कहाँ एडमिशन तुम्हारा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से एक लड़की का एडमिशन होगा। मैंने उनको बोला कि मुझे एक बार और मौका दीजिए, एक बार, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो आप जो कहोगे मैं करूंगा। और मेरा घर में बिजनेस का प्लान बनाया जा रहा था, मोरंग सीमेंट का कुछ बिजनेस का प्लान बनाया जा रहा था, क्योंकि सबको मालूम था कि थोड़ा इसकी तबीयत खराब है, मेंटली सिक है ये बंदा। मुझे याद है उस साल ईश्वर मेहरबान था, मैं सारे एग्जाम पास करता हुआ चला गया। एग्जाम की ही बहुत बड़ी कहानी कि इंटरव्यू था और मैंने दिल्ली पहले सेंटर लिया, दिल्ली सेंटर होने के बाद वो पूना कब हो गया मुझे पता नहीं चला। मुझे याद है शायद 24 घंटे पहले मुझे पता चलता है कि मेरा सेंटर कलकत्ता रख दिया इन्होंने। शाम की बात है, शाम को मैं अपने दरवाजे से फोन करके मैंने पता किया मेरा इंटरव्यू कहाँ है। तो बोले सर दिल्ली में भीड़ बहुत थी, पूना में एक कुछ तो था, आदमी ज्यादा थे, आपका कलकत्ता में सेंटर है सर, आपका इंटरव्यू कलकत्ता में हो। फिर मुझे लगता है 24 घंटे पहले पता चला है, 24 घंटे 48 घंटे पहले कुछ पता चला। खैर मैंने अपने रायबरेली में जाके स्टेशन से पता किया कि रिजर्वेशन मुझे मिल जाए कलकत्ता का। मुझे कोई टिकट ही नहीं मिली। उस वक्त बाढ़ का सीजन चल रहा था, सारी ट्रेनें बंद थी। एक ट्रेन में मुझे जनरल का टिकट मिला। तो आप ही समझ लो कि मैं रायबरेली से लेकर कलकत्ता तक जनरल से मैं गया था, खड़े खड़े गया था मैं कलकत्ता। और वहां पे फिर मैं किस तरह सियालदा
स्टेशन के पास कोई एक अशोका होटल था, वहां पे रुका हूँ 100-150 रुपए देके, और सुबह मैं इंटरव्यू देने पहुंचा हूँ। तो आप इंटरव्यू देने पहुंचे, आप अब एफटीआई तक पहुंच चुके थे, आपकी पढ़ाई भी खत्म हो गई। तो अब सहर्ष कुमार शुक्ला को अपना पहला ब्रेक कब और कैसे मिला? पहला ब्रेक मुझे मिला था जब मैं एफटीआई में ही पढ़ रहा था। मुझे लगता है सेकेंड ईयर लग गया था मेरा। कैंपस में मैं भी घूम रहा था इधर उधर। उस वक्त शायद नॉकआउट फिल्म के ऑडिशन चल रहे थे पुणे में, नॉकआउट। तो नॉकआउट फिल्म की जो कास्टिंग टीम थी वो पुणे में ही उस वक्त टहल रही थी। अभिषेक बनर्जी वो वहीं पे थे, अभिषेक बनर्जी। तो मुझे जो ये पता चला कि मेरे सीनियर उनके पास बैठे हुए थे, पंकज शर्मा। उन्होंने कुछ तो बोला हुआ कि यार ये लड़का जा रहा है, इसको भी टेस्ट कर लो, ये अच्छा है, ऐसे कुछ उन्होंने बोला, इसका भी टेस्ट कर लो। तो मेरा यार ऑडिशन हो गया बस, और दूसरे दिन पता चलता है कि मैं सिलेक्ट हो गया और मुझे जाना है। मैं तो शूट के लिए जा ही नहीं रहा था। मुझे इतनी घबराहट हो रही थी। मुझे जब पता चला कि मैं सेलेक्ट हो गया हूँ, मेरा सीन है वो भी इरफान खान के साथ सीन है, तब तो मेरे और घबराहट हुई कि यार अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, अभी मैं एक्टिंग सेकेंड ईयर में गया था, इतना कोई अनुभव नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था, और वो भी कैमरे के सामने भी काम करने का उतना अनुभव नहीं था मेरा। लेकिन सब सीनियर ने, सबने मुझे भेजा जबरदस्ती, बोला कि यार यहाँ किसी को काम नहीं मिलता, तुम्हारे काम की शुरुआत ही इरफान से हो रही है। तो इस तरह मेरे सीनियर ने भेजा। मेरा अगला सवाल इसी फिल्म इंडस्ट्री से है आपके लिए कि एक और विशाल भारद्वाज, मेघना गुलजार, आपने इनके साथ काम किया, लेकिन जब जनता ने आपको प्यार और परवाज मिली वो छिछोरे से, छिछोरे के बेवड़े किरदार से। तो छिछोरे की क्या कहानी थी, क्या यादें हैं, ऐसा कुछ यादगार पल हमें बताएं। पहले मेरा उसमें बेवड़े के रोल के लिए मेरा बड़ा लंबा टाइम गया, मैं उसमें सिलेक्ट नहीं हो पा रहा था। मेरा ऑडिशन उनको अच्छा लगा था, नीतीश सर को। ये बेवड़ा था हमारा सुपर सीनियर और लूजर नंबर 5। भाई साहब के कमरे में किताब से ज्यादा शराब खुलती थी। क्वांटम फिजिक्स। मुझे अंदर की जो न्यूज पता चली कि उनको ऑडिशन मेरा बहुत अच्छा लगा, वो मुझे चाहते हैं इस रोल के लिए, लेकिन मैं एज से बड़ा लग रहा था, तो वो बड़ा कश्मकश में थे काफी कि इसको लिया जाए कि ना लिया जाए, क्योंकि और जो कलाकार हैं उनसे मैं उम्र में बड़ा था। जी जी। तो मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट लगूंगा कि नहीं लगूंगा, ये बहुत बड़ी बात। तो 2 महीने के लंबे स्ट्रगल के बाद, संघर्ष के बाद मुझे होल्ड पे रखा गया था 2 महीने तक लगातार। और एक स्टेज ऐसी भी आई थी कि मैं बेवड़ा नहीं कर रहा हूँ, तभी मुझे नीतीश सर ने एक ऐड में अपने काम दे दिया था कि ये नहीं तो वो, इधर कुछ काम इसको मिल जाए। लेकिन बाद में फाइनली यार एक चीज मैं बोलना चीजें बदली आपकी। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, मेरी जर्नी लगभग सब प्रोजेक्ट में सेम रही है। बट जो मेरा आपसे मैंने बहुत मन लगा के हर प्रोजेक्ट में काम किया है। मैंने अपना लगभग 1000% हर प्रोजेक्ट में दिया। तो ऐसा नहीं है कि इस प्रोजेक्ट में मेरा अलग था, उस प्रोजेक्ट में अलग था। हाँ, जर्नी ये जरूर अलग हुई कि छिछोरे रिलीज के बाद जितना लोग मुझे पहचानने लगे, ये पहले नहीं हुआ मेरे साथ। जितनी शिद्दत से मैंने नॉकआउट में काम किया, उतनी शिद्दत से मैंने अगली में किया, उतनी शिद्दत से मैंने हाईवे में किया, रंगून में किया, सब जगह मैंने अपना शिद्दत में कमी नहीं छोड़ी, छिछोरे चल गई। यही वजह है कि बेवड़ा 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 लोग ज्यादा जानने लगे। लेकिन मुझे अपनी और फिल्मों के भी चरित्र मुझे बहुत पसंद है, और उनका अनुभव भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जिस तरह मैंने काम किया था, इम्तियाज अली के साथ काम करने का अनुभव कमाल था। आपका और आलिया का सीन बहुत जबरदस्त था। हाईवे का। विशाल भारद्वाज जी के साथ काम करने का अनुभव कमाल था। सुशांत सिंह राजपूत के साथ कैसा अनुभव रहा? अच्छा अनुभव था, बहुत ही अच्छा अनुभव था। मुझे जो पर्सनली फील हुआ कि वो बंदा बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत इंटेलिजेंट है। मुझे याद है पहले दिन मीटिंग में मैं अकेले कॉरिडोर में जा रहा था, तो पीछे से एक हाथ आया मेरी पीठ पे, ठप से मारा, और मैं अरे कौन? तो बोले यार तू बड़ा अच्छा काम करता है यार, बड़ा रियल काम करता है, कहीं से लगता नहीं कि तू एक्टिंग कर रहा है यार। तो उनका इस तरह मुझसे मिलना मुझे अच्छा लगा था कि अपनी तरफ से आके मेरी तारीफ करना कि बहुत अच्छा काम करता है, बहुत रियल काम करता है। फिर तो हम लोग महीनों थे साथ में बैठना, बातें करना, खाना खाना, नाश्ता करना, लंच करना, बड़ा अच्छा वक्त गुजारा हमारे साथ। और फिर भाई ऐसा हुआ जिसकी वजह से पूरा देश दहल गया। हाँ,
जब उनकी मृत्यु हुई तो आपकी मनोस्थिति क्या थी? मेरी मनस्थिति ये थी, मैं 14 जून की बात है शायद। जी 14 14 जून जी। की बात है 2020, जी है ना। मैं बैंगलोर में था उस वक्त अपने बड़े भाई के पास। मुझे ऐसी न्यूज आई तो बस वही रिएक्शन था, यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। और जब न्यूज में आने लगा तो यकीन नहीं हो रहा था। थोड़ी देर के लिए तो शरीर बिल्कुल कांपने लगा, घबराहट सी मुझे हुई कि ये क्या हो गया, और कहीं से भी मुझे यकीन नहीं हो रहा था। बस उसके बाद से फोन, मैं जगह जगह फोन करता था, पता लगा रहा था क्या है, सच है न्यूज, सच है क्या, क्यों हुआ, कैसे हुआ, यही सब चल रहा था। आजकल एक मुद्दा बहुत गर्म है, वो है नेपोटिज्म। आपका इस पर क्या कहना है और इस पर जो चल रही बहस कितनी सही गलत है? देखो, नेपोटिज्म जो यानी कि भाई भतीजावाद, जी देखा जाए तो फिल्म लाइन में लोग इस शब्द को ज्यादा उछाल दिया है। नेपोटिज्म, मेरा जो पर्सनल मानना है, नेपोटिज्म हर जगह है। आप अपने घर में देख लीजिए, घर की जो बनिए की दुकान होती है, बनिया किसको अपना देता है? बनिए की दुकान में अगर वो उठता है तो अपने बच्चे को ही देता है ना। एक अगर पंडित है, पंडित जो पूर्वज चला आ रहा है अगर पूजा पाठ का माहौल, तो जो अपने बच्चे को तो ही तो वो डोर पकड़ाता है बाद में। तो यार ये हर जगह चला आ रहा है, इसको फिल्म लाइन से जोड़ के लोग कुछ ज्यादा करते हैं। भाई भतीजावाद होना बहुत ही नेचुरल चीज है, उसमें कुछ नहीं है। मैं इस इंडस्ट्री में एकदम नया हूं, मुझे काम मिला, मुझे काम लोगों ने दे रहे हैं, लेकिन ये बहुत स्वाभाविक सी बात है कि आप अपने बच्चे के प्रति आकर्षण आपका होता है, अपने भतीजों के प्रति आकर्षण होता है, बच्चों के प्रति होता है। तो ये मतलब ये होना बहुत ही नेचुरल है, और ये हर जगह है, हर डिपार्टमेंट में है। ये केवल फिल्म लाइन की बात नहीं है, ये हम लोगों के घर में भी तो ऐसा है ना। बिल्कुल, हम आपके भी घर में है ये कि हमारे माता पिता चाहते हैं कि हमारा बेटा उसी रास्ते पे जाए जहां पे हम, जिस रास्ते से हम गुजरे। तो इतना मुद्दा क्यों है? मुद्दा है, फिल्म लाइन में ही सारे मुद्दे हैं मुझे लगता है। नशा हर जगह चल रहा है, लेकिन इधर इस लाइन में नशा अगर होने लगता है तो देखिए कैसे। देखो, ये थोड़ा ग्लैमर इंडस्ट्री है। फिल्म में कैमरे लगे होते हैं, फिल्म लाइन में लोगों की नजरें होती हैं, सब कुछ, सारी बातें और हर डिपार्टमेंट में हर जगह हो रही हैं। इतना नहीं बढ़ता है, लेकिन फिल्म लाइन में हो जाता है कि फिल्म आकर्षण का माध्यम है, आकर्षण का माध्यम है, ग्लैमर का माध्यम। तो फिल्म लाइन में अगर कोई आदमी कुछ करता है तो उसको बड़े उस तरह देखा जाता है। तो ये थमने नहीं वाला अभी कुछ, ये कभी नहीं थमेगा, ये कभी नहीं थमेगा। लेकिन हाँ, नए टैलेंट को मौका दिया जाएगा, नए टैलेंट को काम मिलेगा, जो योग्य है उसको काम मिलेगा। लेकिन ये भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म, ये बड़े स्वाभाविक चीज है, सबके यहाँ है, सबके घरों में है ये चीज। सर, जीवन के संघर्षों से निपटने के लिए आपका क्या मूल मंत्र है? मैं जब ज्यादा परेशान होता हूँ, मैं कृष्ण की इस लाइन को मैंने बहुत फॉलो किया और अभी भी फॉलो करता हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते चलिए, हाँ, फल की उपेक्षा न मत करिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए, ईश्वर पे ध्यान दीजिए। कर्म पे बहुत फोकस होना चाहिए आपको, कर्म पे, और फल पे बिल्कुल ध्यान नहीं होना चाहिए। कृष्ण की इस लाइन को मैं लगभग 20 साल से तो एक्टिंग फील्ड में हूँ, 20 सालों से इसको मैंने बहुत फॉलो किया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। खुद के प्रति सकारात्मक रहिए, लोगों के प्रति सकारात्मक रहिए, और वही बातें जो सदियों से, सनातन से हमारे पूर्वज बोल के गए हैं, बता के गए हैं, वही मैं भी फॉलो करता हूँ। गुर्बत के दिन हम सब अपने जीवन में देखते हैं। भाई, आप भी देखे होंगे एज ए कलाकार। तो एज एक कलाकार को इस समय पर अपना संयम कैसे रखना चाहिए, और सहर्ष शुक्ला अपने अब तक के सफर को, अपने सफरनामा को कैसे बयां करेंगे? मुझे लगता है ये जो गुर्बत के दिन होते हैं, ये आपकी पाठशाला होती है, ये पूरा आपका एजुकेशन होता है। मैं लगभग हर आर्टिस्ट को, सबको यही अपने अनुभव के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो ये क्राइसिस के दिन होते हैं, जो गुर्बत के दिन होते हैं, इनको भी जिए आप, खूब 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 मन लगा के जियो। क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए भी है आपसे भाई, क्योंकि आप देख रहे हैं आजकल युवा पीढ़ी
गलत दिशाओं में कदम लेने के लिए मिनट भी नहीं सोचती जब उनके जीवन में ऐसा कुछ। तो उसमें मेरा यही है कि जो इस तरीके के दौर हैं, गुर्बत के जो दिन हैं, इसमें इन दिनों खूब अच्छे से जीना चाहिए, खूब अच्छे से जीना चाहिए, क्योंकि ये आपकी ट्रेनिंग है, ये आपकी ऐसी पाठशाला बाद में बनेगी, बाद जो अनुभवों का भंडार होगी। जीवन में अगर आपने दुख, क्राइसिस, ऐसी चीजें नहीं झेली हैं, नहीं महसूस की है, तो वो जीवन आपको, आपके जीवन को परिपक्व बनाने में सब मदद करते हैं। वो आपका खजाना होगा बाद में। आपको खुद लगेगा कि ये जो जीवन है, जो मैंने जिया है, जिसको हम क्राइसिस समझते थे, जिसको हम तकलीफ भरे दौर समझते थे, आज वही खजाना है मेरा, रचनात्मकता की वही खजाना है। वही खजाना। और जो युवा पीढ़ी अब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के पटल पर अपना पांव जमाना चाहती है, उनके लिए क्या मशवरा है? उनके लिए यही मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने काम से प्यार करो। सबसे पहले तो रुचि का काम ढूंढना चाहिए। रुचि, ऐसा काम आप लीजिए, ऐसा काम आप सेलेक्ट कीजिए जिसमें आपकी बहुत गहरी रुचि हो। बात करते हैं आपके बकेट लिस्ट की। आपने इम्तियाज अली, जैसे हमने बात करी, विशाल भारद्वाज, मेघना गुलजार, नीतीश तिवारी, तकरीबन सारे बड़े डायरेक्टर्स के साथ, अनुराग कश्यप, आपका वास्ता हो चुका है। तो अब हम क्या देखने वाले हैं सहर्ष कुमार शुक्ला को अभिनय के अगले स्वरूप में? और ऐसा कोई है अब अगला जिसकी अब आपको बकेट लिस्ट जिसको टैग करनी है? मेरे कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो अभी बन के तैयार हैं, वो आने वाले हैं। कुछ इंडिपेंडेंट फीचर फिल्म है जिसमें मैंने मेन रोल प्ले किया है, वो अभी आएंगे। रंगबाज 3 में मैं एक रोल में दिखूंगा। एक अभी मेरा 7 जुलाई को बेड स्टोरी एक सीरीज है, बहुत सारी कहानियों की सीरीज है, उसमें एक कहानी मैंने की है, वो आएगा। अभी 2 फिल्मों की शूट मैं शुरू करने वाला हूँ अगस्त से। अनुराग कश्यप के असिस्टेंट हैं अक्षत शर्मा, उनकी फीचर फिल्म में मैं एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा हूँ। एक साउथ के डायरेक्टर का एक प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ सितंबर से। सहर्ष कुमार शुक्ला जो आईएएस की तैयारी कर रहे थे और वो वहां से निकल कर बंबई आए और अपने अभिनय के दुनिया में अपना वर्चस्व साबित किया, तो सहर्ष की रिदम ऑफ लाइफ क्या है? मेरा रिदम ऑफ लाइफ यही है कि मेरी कोशिश आगे यही रहेगी, पिछले भी यही कोशिश रही है कि मैं स्वस्थ रहूं। सबसे बड़ा जो मेरी कोशिश है, मैं स्वस्थ रह सकूं, अपने प्यार, अपने काम में मेरी मोहब्बत बरकरार रहे और मैं लगातार काम कर सकूं। मैं बहुत लंबे वक्त तक काम करना चाहता हूं। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मैं दीर्घायु होना चाहता हूं और मैं भगवान करे आप दीर्घायु होना चाहता हूँ, मैं स्वस्थ रहना चाहता हूँ और मैं ढेर सारा खूब काम करना चाहता हूँ, काम करते रहना चाहता हूँ। ये मेरी इच्छा है। धन्यवाद, आपने अपना हमें कीमती वक्त दिया, बड़ा मजा आया और मुझे भी, और बहुत सीखने को हमें मिला और हमारे दर्शक भी जरूर सीखने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ अभिनेता सहर्ष कुमार शुक्ला, जिन्होंने हमारे सारे सवालों के जवाब बड़ी खूबसूरती से दिए और इस बात पर जोर दिया कि इंसान को फल की उपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, वो अपना कर्म करता चाहिए। सहर्ष की ही बातों से हमें हमारे पीके बाबा की भी बात याद आती है और वो कुछ इस तरह है कि वो कहते हैं कि इंसान अपने आप से अनुशासन की उम्मीद तब रख सकता है जब वो अपनी बुद्धि को काबू में रखे और फिर उसी बुद्धि को वो अपनी सही दिशा की ओर ले जाए जहां उसे लाभ मिले, और फिर तो उसे विजय पथ मिलना ही है। बस इस बात का और आप ध्यान रखें तो मजा आ जाएगा। और इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नए फनकार के साथ। आप सब स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और हमारे इस चैनल YMF को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो कभी साहिल मन में ये आया कि यार मैंने तो फिल्म्स करी हुई है, अब मैं टेलीविजन की ओर जा रहा हूँ, कोई ऐसा असमंजस था कभी? आई थिंक मैं एक एक्टर हूँ, एक कलाकार हूँ। कला दिखाना ही हो तो वो कोई भी मंच हो, ये नहीं ये एक सबके दिमाग में होती है चीजें। यही तो चीज चेंज करनी है हमें। आज वेब ने यही तो चेंज करा है।